नमस्कार साथियों, आज हम न्यू एजुकेशन सोसाइटी लांजे कला वाणिज्य महाविद्यालय रत्नागिरी महाराष्ट्र के वेबिनार में आपसे मुखातिब हैं। 21वीं सदी के हिंदी साहित्य में चित्रित किसान और मजदूर विमर्श पर हमें आज बात करनी है। आज के दौर में हम देख रहे हैं कि किसानों और मजदूरों का जीवन बहुत कठिन हो गया है और ये कठिनाई लगातार बढ़ती गई है। आप देखेंगे कि आज़ादी से पहले किसानों का जो हाल था उसको लेकर बहुत सारा साहित्य लिखा गया, ढेरों कहानियाँ लिखी गईं और मुझे लगता है कि गोदान एक प्रतिनिधि किसान केंद्रित उपन्यास आया और उसके बाद उसे विस्तार देने वाला या शेष जीवन संघर्ष की कथा कहने वाला कोई बड़ा उपन्यास दिखाई नहीं पड़ता। इसका एक कारण तो मुझे ये लगता है कि हमारे लेखक किसानों और मजदूरों के जीवन से एकदम कटे हुए हैं। वो उनसे परिचित नहीं है या उनकी जीवनचर्या में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ऐसे समय में किसानों और मजदूरों पर बात करना, उनकी स्थितियों को समाज के सामने लाना, ये बहुत ही प्राथमिक काम है। मुझे लगता है कि किसानी को उद्योग बनाने की जो बात बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वतंत्रता के साथ ही की थी और कृषि के आधुनिकीकरण की उन्होंने बात की थी, मशीनीकरण की जो बात की थी, मशीनों से कृषि हो, और बड़े बड़े फार्म हाउस, सामूहिक खेती की बात जो उन्होंने की थी, वो आज महसूस हो रही है। क्योंकि खेतियाँ जो थी वो बढ़ती चली गई। एक किसान के 5 बेटे हो गए और 500 बीघा ज़मीन 100 बीघे में बदली और फिर 5-5 बच्चे हो गए तो 20-20 बीघे में बदली। इस तरह से कृषि के टुकड़े छोटे होते गए और जो कम भूमि वाले लोग थे वो तो एक तरह से कृषि मजदूर हो गए। भारत के गांवों में आप देखें तो बड़ी संख्या उन लोगों की है जो कृषि पर काम तो करते हैं लेकिन उनकी अपनी खेती नहीं है, और वो जो कृषि मजदूर हैं उनको किसान भी नहीं गिना जाता है। तो कृषि पर आधारित मजदूरी करने वालों का जीवन बहुत मुश्किल हो रहा है। उनके पास आय के साधन नहीं है, उनके बच्चों को आधुनिक शिक्षा नहीं है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गांव-गांव में शिक्षा का जो एडवांस उन्नत रूप होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जिसे कहना चाहिए, यानी रोजगार और मुख्य शिक्षा होनी चाहिए कि बच्चा पढ़ने के साथ साथ अपनी रोटी रोजी कमा सके, अपने लायक कुछ काम कर सके, अपने समाज के लायक काम कर सके। ऐसी शिक्षा किसानों मजदूरों के बच्चों को नहीं मिल पा रही है। ऐसी स्थिति में हमारा देश भी पिछड़ता जा रहा है। आप देखिए कि कृषि पर आधारित बहुत सारा उत्पादन उसका एक तो संतुलन नहीं है हमारे देश में। तो बात ये हुई कि कृषि के आधुनिकीकरण की, और कृषि आज बहुत सारे अपराधों का भी केंद्र बनती जा रही है। आप देखेंगे अभी विकास दुबे का जो गैंग था और तमाम तरह के जो प्रॉपर्टी डीलर हैं या कृषि आधारित जो केसेज हैं वो सबसे ज़्यादा थानों में दर्ज हो रहे हैं, क्योंकि जमीन के टुकड़ों पर लोग लड़ रहे हैं और वो इससे बाहर अपना जीवन, अपने विकास के रास्ते नहीं देख पा रहे हैं। और शिक्षा का अभाव होने के कारण
उन्हें लगता है कि वो ज़मीन हड़प लेंगे या फिर अपनी ज़मीन बचा लेंगे, तो उसके लिए ही संघर्ष हो रहा है। आपने इधर देखा पिछले दिनों मध्य प्रदेश में दलित किसानों के साथ क्या हुआ। उनको पट्टे पर मिली हुई ज़मीन को निजी क्षेत्र के लोगों ने हड़पना चाहा, उसमें पुलिस को आगे किया और उसमें पुलिस ने उनका उत्पीड़न किया, महिला पुलिसों ने भी मारा उनको, और इस हद तक कि वो इतने पीड़ित हुए कि आत्महत्या करने के लिए उन्होंने विषाक्त पदार्थ पी लिया, कीटनाशक पी लिया। तो इस हालात से हमारा कृषि भारत गुजर रहा है। कृषि पर आधारित जीवन बहुत कष्टकर होता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में साहित्य में इन चीज़ों को लाना, इन चीज़ों को चित्रित करना, ये बहुत बड़ी चुनौती का और जिम्मेदारी का काम है। जब से कोरोना आया है तब से हम देख रहे हैं कि किसान और मजदूर सड़कों पर भूखे प्यासे भाग दौड़ रहे हैं, क्योंकि हम अगर सूची बनाने बैठें तो गांव से जो मजदूर आते हैं उनमें 90% मजदूर कृषि मजदूर होते हैं, क्योंकि लौट कर जब वो गांव जाते हैं तो गांव में और कोई काम नहीं होता, वो खेतों पर ही काम करते हैं। और उनकी मुसीबत ये है कि चूँकि जो मालिक है, जिसके पास भूमि है, वो बहुत कम पैसा देकर उससे काम लेता है, और जो हमारा कानून है 8 घंटे काम का, उस कानून को कोई नहीं मानता। 12 घंटा 13 घंटा वो काम कराते हैं, और सरकार ने जो कम से कम मिनिमम वेजेस का जो है, कम से कम न्यूनतम मजदूरी का जो कानून बनाया है 15,000, वो भी कोई नहीं देता। तो इस तरह से किसान मजदूरों की हालत बिगड़ती चली जा रही है। और आप देखिए कि यहाँ तक कि जो पब्लिक स्कूल गांव में खोल दिए गए हैं, जिन लोगों पर ज़मीन है, उन्होंने उन स्कूलों में पढ़े लिखे बच्चों तक का शोषण हो रहा है। अध्यापक जो मजदूर है, मजदूर की तरह अध्यापक का इस्तेमाल हो रहा है। वो उसको 5,000 6,000 रुपया इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे को, MA किए हुए बच्चे को, MSc किए हुए बच्चे को 5-6 हज़ार रुपये पर पढ़ाई करा रहे हैं, और हस्ताक्षर करा रहे हैं 15,000 पर, 20,000 पर। तो जब ज्ञान के क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैला हुआ है तो फिर बाकी क्षेत्रों में तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही। आप और देखिए कि पिछले 4-5 महीनों में हमारे उत्तर प्रदेश में फर्जी डॉक्टरों की बाढ़ आ गई। एक और अध्यापकों की, फर्जी अध्यापकों की भर्तियों के निरे केसेस सामने आए। कितने एक की सर्टिफिकेट पर 10-10, 20-20 नौकरियां करते हुए पकड़े गए। तो ये हो क्या रहा है? ये कृषि से जुड़े हुए ग्रामीण लोग हैं, किसान भी हैं, मजदूर भी हैं। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि हमारे देश में जो संविधान बनाने वालों ने सपना देखा था कि सबको क्वालिटी एजुकेशन देंगे, सबको इक्वल एजुकेशन देंगे, सबको रोजगार देंगे, सभी तक आज़ादी पहुंचाएंगे, वो संकल्प पूरा नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में किसान की ज़िंदगी को लिखना, मजदूर की ज़िंदगी को लिखना और उनके अधिकारों की बात करना, ये साहित्यकार के लिए चुनौती भी है, क्योंकि आजकल साहित्यकार भी निष्पक्ष होकर काम नहीं कर पा रहे हैं। उनका कारण यह है कि जो संघर्षरत समाज है, यानी किसान है, तो वहाँ से कोई किसान घर से आने वाला लेखक नहीं सामने आ रहा। मजदूर है, उस मजदूर के बीच से कोई लिखने वाला नहीं आ रहा। तो जो लिख रहे हैं वो दिखावा कर रहे हैं, सहानुभूति दर्शा रहे हैं, और तथ्य सत्य उनके पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में साहित्य को नए सिरे से लिखे जाने की जरूरत है। नई और सही और सच्ची कहानी तब लिखी जाएगी जब उसके बारे में आप जानते होंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब कहते थे कि मैं जिनके आंगन तक नहीं गया उनके मन की या घर की बात कैसे लिखता, लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूँ, आंखें खोलकर, कान खोलकर आंखें लगाए देख रहा हूँ
कि उनके बीच से कोई आएगा जो अपना सच बताएगा। तो सच अगर आपको किताबों में पढ़ना है, कहानियों में पढ़ना है, नॉवेल्स में पढ़ना है, तो सच जानने वाला भी तो चाहिए, उसके पास उसका एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। प्रेमचंद ने गोदान लिखा तो उन्होंने ग्रामीण जीवन में अपने आप को ढाला, और हालांकि बहुत सी कहानियां दलितों की, आदिवासियों की, मजदूरों के पर लिखी गई हैं, किसानों पर लिखी गई हैं, और उन्होंने अपने अनुभव आधारित साहित्य बहुत सारा दिया है। आत्मकथाओं में भी मजदूर का जीवन आ रहा है, किसान का जीवन आ रहा है, शोषित का जीवन आ रहा है। तो साहित्य लिखा जा रहा है, लेकिन जिस बात पर मैं जोर दे रहा हूं, मजदूर के जीवन पर पूरी तरह से केंद्रित, सेंट्रलाइज पूरा एक नॉवेल, किसान के जीवन पर और उसके जीवन के सारे पहलू, वो रहता कैसे है, उसकी शिक्षा क्या है, उसके बच्चे कैसे पलते हैं, उसके बच्चों के शादी विवाह कैसे होते हैं, उसका घर कैसा है, उसके ड्रिंकिंग वाटर, पीने की पानी की क्या व्यवस्था है, उसके स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, गांव में उसको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही है नहीं मिल रही हैं। तो जो जीवन की आधारभूत आवश्यकता है, उसके पास घर कैसा है। अभी आप देखेंगे बाढ़ और तूफान से देश में, जो बिहार में, उत्तर प्रदेश में जिन लोगों के घर बर्बाद हुए हैं, और 10-10, 20-20 दिन तक किसान मजदूर जो नावों पर, किनारों पर पड़े पड़े जीवन बिता रहे हैं, वो कौन है? वो तमाम वही लोग हैं जिनके पास भूमि कम है या जो लैंडलेस हैं, भूमि नहीं है लेकिन भूमि पर काम करते हैं। तो एक तो हमारे देश में आज़ादी के बाद जो जमींदारी प्रथा खत्म करनी थी, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे कि जमींदारी प्रथा खत्म करके इसमें सामूहिकता लाई जाए, आधुनिकता लाई जाए और देश को नई तरह से विकसित किया जाए, वो सब काम नहीं हुए। हमारे देश में भूमि चोरों ने भूमि का वितरण रोका और भूमिहीन लोगों को किया और फिर उनसे काम लिया। तो इसलिए सवाल बहुत पेचीदे हैं, सवाल बहुत चुनौती भरे हैं, और सवाल जीवन के भी हैं और आज़ादी के भी हैं। जब हम 1947 में आज़ाद हुए तो ये मानना चाहिए था कि जो पहले से सामाजिक गुलाम है, आर्थिक गुलाम है, और जो सांस्कृतिक रूप से भी गुलाम है, धार्मिक रूप से भी गुलाम है, उसको भी तो आज़ादी चाहिए। तो इसलिए इन सारी बेड़ियों में जो जकड़ा पड़ा है वो है ग्रामीण क्षेत्र का किसान और ग्रामीण क्षेत्र का मजदूर। ऐसा नहीं है कि शहरी क्षेत्र के मजदूर बहुत आनंद से रह रहे हैं, बहुत सुखी संपन्न हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र के मजदूर के सामने कम से कम ये है कि उसे ये पता है कि उसे 8 घंटे काम करना है, और उसे ये भी पता है कि उसे अच्छे स्कूल में जाना है, उसे इतनी पढ़ाई, उसे आधुनिक तकनीक सीख लेनी है, ऐसे काम सीख लेने हैं, और उसके नज़दीक है, उसके पास में कॉलेज है, स्कूल है उसके बच्चों के लिए, उसके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ से वो प्रशिक्षण लेकर कुछ काम करने लगेगा। लेकिन गांव का विकास नहीं हुआ है, इसलिए किसान और मजदूर के जीवन के साथ साथ गांव के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। और वो हमारे देश में तमाम इतने प्लानिंग कमीशन की इतनी पंचवर्षीय योजनाएं चली, 1950 से लेकर अब तक चल रही हैं, लेकिन गांव के हालात नहीं सुधरे, नहीं बदले। इसमें एक कारण ये भी है कि गांव पुरातन चीज़ों में बहुत फंसा रहता है। आज भी गांव में जाति व्यवस्था इतनी भयंकर रूप में है कि लोगों को जाति के हिसाब से श्रम बटे हुए हैं, काम बटे हुए हैं। आज भी सफाई कर्मचारी एक जाति विशेष को ही बना रहना पड़ता है, मुर्दा मवेशी जाति विशेष को उठाना पड़ता है, और गांव में पूजा पाठ, पंडिताई जाति विशेष, जबकि संविधान ने ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को खत्म कर दिया। सब नागरिक समान हैं और सभी को सभी पैसे खुले हुए हैं, और इसके लिए
बहुत सारा संघर्ष हुआ। गांधी जी ने तो परंपरागत पेशे की बात कही, वंशानुगत पेशे की बात कही, बाप का पेशा ही बेटा करेगा ऐसी बात कही, लेकिन यह आज़ादी के और आधुनिकता के अनुकूल नहीं था, मानवाधिकार, समान मानवाधिकार के अनुकूल नहीं था। इसे पेशों को खुला होना ही था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इस पर बहस की और न केवल डॉक्टर अंबेडकर ने बल्कि भारत के संविधान निर्माण में जिनका भी हाथ रहा उन सब ने सर्वसहमति से इस निष्कर्ष को निकाला कि प्रतिभा के अनुसार काम मिलना चाहिए, योग्यता के अनुसार काम मिलना चाहिए। अगर कोई क्षत्रिय घर में पैदा नहीं हुआ है और वो बहादुर है, वो सैनिक बन सकता है, तो उसे सैनिक बनने का अवसर मिलना चाहिए। और कोई अस्पृश्य घर में पैदा हुआ है लेकिन वो अच्छा टीचर हो सकता है, तो उसे गुरु बनने में से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए ऐसे तमाम पेशों की बात है। आज भी हमें बड़ा दुख होता है जानकर कि गांव से आने वाले किसान मजदूरों के बच्चे जब बड़े बड़े अस्पतालों में डॉक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं, तो वहाँ भी उनके साथ जाति भेद होता है। तो किसानी क्षेत्र में कास्ट भी गहरे से घुसी हुई है। ये पिछड़ापन वहाँ बहुत गहरा है। हालांकि सभ्य और शिक्षित लोगों में भी एक अशरीरी अस्पृश्यता बनी रहती है, लेकिन वो कानून के डर से या सावधानी से वो बाहरी रूप से आपसे भेदभाव नहीं करते। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि किसान जीवन में, मजदूर जीवन में ये बुराइयाँ चाहे बाहर से हों या अंदर से, ये कमजोर करती हैं उसको, और केवल व्यक्ति को कमजोर नहीं करती हैं। इससे समाज कमजोर होता है, और समाज कमजोर होता है तो राष्ट्र कमजोर होता है। हमारे देश में एजुकेशन में पिछड़ने का नतीजा क्या हुआ? एजुकेशन में पिछड़ने का नतीजा ये हुआ कि आप देखिए जापान, चीन, ये सब देश इतना उत्पादन कर रहे हैं कि मजबूर हैं हम सब लोग, सारे देश इनसे खरीदने के लिए। कैसे कर रहे हैं? काहे से कर रहे हैं? एजुकेशन से ही तो कर रहे हैं। और वो सिर्फ खाली डिग्रियां नहीं बांट रहे, लोगों को हुनर सिखा रहे हैं, और लोग जिसमें जिसकी दिलचस्पी है, जिसमें जिसकी रुचि है, उसमें एक्सीलेंट करके दिखा रहे हैं। बच्चे नए नए काम कर रहे हैं। तो जब उनको मौके हैं तो सारे हाथ जब काम करते हैं तो आसान हो जाता है देश के विकास रूपी छप्पर को उठाना। एक हाथ से कोई छप्पर नहीं उठता। गांव में परंपरा है, किसानों का जब छप्पर उठता है तो सभी उसमें हाथ लगाते हैं। तो इसी तरह से अगर देश का उत्थान करना है, देश को विकसित करना है, तो सभी हाथों को इस लायक बनाना है कि वो इस विकास रूपी छप्पर को उठा सकें। और इसलिए मैं बार बार ये बात कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि हमारे देश के पास ज्ञान नहीं है, हमारे बच्चों में कुछ संभावना नहीं है, प्रतिभा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग दिमाग में और समझ में किसी से पीछे नहीं है। सिर्फ डायरेक्शन का सवाल है, सिर्फ अवसर और मौकों का सवाल है, और सही एजुकेशन का सवाल है। पॉपुलेशन बढ़ने का जो संकट हम बहुत अरसे से महसूस करते थे, इंदिरा गांधी जी के ज़माने में नसबंदी का अभियान चलाया गया था कि हमारे दो वो भी पिछड़ेपन के कारण सफल नहीं हुआ। लेकिन हम दूसरी तरफ ये सोचते हैं कि दुनिया की सबसे अधिक पॉपुलेशन होकर भी चीन ने उसका कैसे इस्तेमाल किया? इसलिए कि उसने हर एक को काम में लगा दिया। वहाँ सारी कृषि मशीन के द्वारा हो रही है, जापान में भी और चाइना में भी। और हमारे यहाँ अभी भी किसान हल हाथ से चला रहा है, हाथ से कस्सी खोद रहा है, हाथ से जो है उसमें खाद डाल रहा है। तो रफ्तार भी कम हो रही है, उत्पादन भी कम हो रहा है, और लेबर भी बहुत लग रही है। अब चूंकि टुकड़ों टुकड़ों में जमीनें बटी हैं, कलेक्टिव एग्रीकल्चर नहीं हो रही, सामूहिक कृषि नहीं हो रही, तो इसलिए ये सब झेलना पड़ रहा है। तो मित्रों, हम उपन्यास में, कहानी में, कविता में लिखा क्या जाना है, पहले उस रूपरेखा पर बात होनी चाहिए। जो कुछ लिखा जा रहा है या लिखा गया है वो किस जमीन पर है, किस आधार पर लिखा गया। तो जितनी, मैं किसी लेखक का अपमान नहीं करना चाहता, सभी अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन
और इसलिए मैं मेरे सामने जो किसानों मजदूरों पर आधारित कहानियां या उपन्यास हैं उसमें किसी एक को सारा श्रेय देना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं ये अनुभव करता हूं कि अभी अच्छे साहित्य की बहुत ज़रूरत है। अच्छे साहित्य का मतलब ये नहीं है कि उसका कवर बहुत सुंदर है, उसकी राइटिंग बहुत सुंदर है, उसकी लैंग्वेज बहुत लच्छेदार है। अच्छे साहित्य से मतलब है कि प्रॉब्लम क्या ला रहे हो, किसान मजदूरों की क्या समस्या है और उस समस्या को आप कैसे डिस्कस कर रहे हैं, और फिर आपको आपकी कहानी पढ़कर, आपका उपन्यास पढ़कर पढ़ने वाला कैसे उस काम की ओर बढ़े जिससे वो अपनी कंट्री का, अपने देश का भला कर सके। तो इसलिए इस बात पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि किसानों को एक तो आधुनिक शिक्षा देने की जरूरत है, और एक जो सामाजिक परिवर्तन की बात है, सुधार की बात है, वो उनमें आनी चाहिए। अभी भी किसानों में सबसे ज्यादा अंधविश्वास होता है। परंपरागत उनकी ट्रेडिशनल जो चीजें हैं, जाति की, धर्म की, पूजा पाठ की और सांप्रदायिकता की, छोटी जात बड़ी जात की, हिंदू मुसलमान की, इन सारी बातों में फंसा रहता है वो। जबकि उसे शिक्षा देनी है कि उसे काम करना है, और वो जैसा खुद इंसान है वैसा ही सामने वाला है। कोई व्यक्ति हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये सब होने से छोटा बड़ा नहीं हो जाता। सभी के धर्मों की स्वतंत्रता है, लेकिन नागरिक के रूप में सब मनुष्य एक ही हैं, बराबर हैं। और जब तक ये फीलिंग, ये भावना नहीं आएगी, तब तक किसानों पर लिखा गया साहित्य किसी काम का नहीं होगा, मजदूरों पर लिखा हुआ साहित्य किसी काम का नहीं होगा। तो बदलाव की आवश्यकता है, और बदलाव रचनात्मक होना चाहिए। ये बहुत दुख की बात है कि हम 70 साल आज़ादी के गुजारने के बाद सामाजिक दृष्टि से सुधार की में बहुत पिछड़े हुए हैं। आज जितनी भी क्रांतिकारी विचारधाराएं हैं, जाति में सिमट कर रह गए हैं। एक वैश्य चिंतक है तो केवल वैश्यों के बारे में सोचता है, कास्ट चिंतक है तो वो जयप्रकाश नारायण या उन्हीं जैसे अपने कास्तों को ही ढूंढेगा, प्रेमचंद तक जाएगा। और ब्राह्मण चिंतक है तो वो केवल ब्राह्मणों तक तो ये बट कर नहीं, ऐसा अगर आप क्रांतिकारी हैं तो इस डाइवर्सिटी को, इस विविधता को स्वीकार करते हुए कि सभी नागरिक समान हैं और सभी की विकास में हिस्सेदारी होनी चाहिए, ये भावना लेकर अगर किसान और मजदूर चलेंगे और उन पर लिखने वाले ये इसी तरह का संदेश उनको देंगे, तो एक सकारात्मक सोच पैदा होगी और रचनात्मक साहित्य आएगा और देश का विकास होगा। इसलिए मैं अपने इन शब्दों के साथ बार बार ये बात कहना चाहूँगा कि इन दिनों जो कुछ पिछले 4 महीने में, खासकर कोरोना के दौर में अखबारों में जो खबरें आई हैं, पत्रिकाओं में जो सूचनाएं आई हैं, या व्यक्तिगत रूप से आपने जिन किसानों को, मजदूरों को देखा है, उनकी वो एक बहुत बड़ा आपके लिए पाठ है। आप एक उनको उस सूत्र को पकड़कर उनके जीवन को समझ सकते हैं, और आप ये भी देख सकते हैं कि ये मजदूर, ये किसान कितने ईमानदार, कितने सच्चे रहे हैं कि जिनके पास 1 महीने का, 2 महीने का खाने का सामान भी नहीं है संकटकालीन। जबकि हमारे यहाँ कितने जमाखोर, कितने भ्रष्टाचारी लोग अपार धन, अपार जो है खाद्य सामग्री दबाए रहते हैं। तो ये जो असंतुलन है कि मेहनत करने वाले को अगले दिन रोटी नहीं है और चोर बाजारी करने वालों के पास अपार संपदा है, तो ये जो भ्रष्टाचार हमारे देश में है उसको भी नियंत्रित करना है। और ये होता हर पूंजीवादी देश में है, जहाँ निजी संपत्ति का स्वामित्व है वहाँ ये सब होता है। और इसीलिए जब शिक्षा निजी क्षेत्र में गई तो शिक्षा में भ्रष्टाचार आया, डिग्रियां बिकने लगी, बांटने लगे, और अंग्रेजी के नाम पर सारा ज्ञान समाप्त हो गया, बच्चे बहुत पिछड़ने लगे।
हैं। आपने देखा कि दिल्ली में जो थोड़ा सा सुधार सरकारी स्कूलों में हुआ तो प्राइवेट स्कूलों से अच्छा रिजल्ट बच्चों ने दिया, और वो अच्छे रिजल्ट ही नहीं बल्कि बच्चों में सामूहिकता की भावना आती है। बच्चे में ये आता है कि दूसरा बच्चा मेरे जैसा है। नहीं तो पब्लिक स्कूलों में एक बहुत गुरूर पैदा हुआ कि वो बहुत सुंदर स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत सुंदर ड्रेस होती है और बाकी के बच्चे गरीब गुरबा होते हैं। तो ऐसी भावना रखने से एक भेदभाव पैदा होता है और बच्चा जो है एक डिस्टेंस कायम करने लगता है। जबकि मिलजुल कर सभी को ऐसे नागरिक पैदा करने हैं जो इस राष्ट्र को उठाएं और इस राष्ट्र को इस लायक बनाएं कि इस पर किसी भी दुश्मन देश की कुदृष्टि भी न पड़े। अंदर बढ़ने की तो बात छोड़िए, कोई गलत दृष्टि भी नहीं डाल पाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया।